हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट जनवरी 2024 में जो पेपर अभी 21 तारीख को होने वाला है, 21 तारीख को पेपर होने वाला है, इससे मैथ के पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे बात करेंगे। देखो, मैथ के पेपर की अगर बात करें तो सिंपली एक चीज़ है, आप जान लो कि पेपर का एक पैटर्न होता है। पैटर्न में सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड है। 10 से 12 सालों से जो भी पेपर हो रहा है, अगर आप पैटर्न अगर देखोगे तो हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन का पैटर्न डिसाइडेड है। तो आज हम उसी बेस्ड पे एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। ये सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम देख लें तो अगर इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे, बोलोगे ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में 11 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 121 की जो वैल्यू होती है वो 11 होती है। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे इस तरीके से अगर रखें तो ये 91 तो ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, 91 प्लस अगर इसको इसके अंदर ही रखें अगर, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, ये वाला आपने सॉल्व कर लिया है, तो 70 प्लस क्या हो जाएगा, 11 कर दोगे। इसकी जो वैल्यू आएगी ना, अंडर रूट 81 हो जाएगी। अंडर रूट 81 की वैल्यू क्या होती है बताओ, ये होती है 9। तो इनकी अगर वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये 91 प्लस ये 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा इस तरीके से। ये वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो 10 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का, सही है। तो इसमें एक क्वेश्चन में इस चीज़ में एक चीज़ और ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 लिखे या फिर ना लिखा जाए तो यहाँ पे 2 ही माना जाता है। जब ऐसे कंडीशन बनते हैं, अगर मान लो 81 मान लो लिखा था, तो आपने 9 का इंटू 9 कर दिया, तो यहाँ पे 2 का पेयरिंग हुआ, इसलिए 2 की पेयरिंग से एक 9 बाहर आया था। लेकिन क्वेश्चन अब पेपर में कैसे पूछा जा रहा है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से अगर यहाँ पे क्यूब रूट दे दिया, ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो 3 3 के पेयर में बनेगा। मान लो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 3 आंसर आएगी। इस पे भी बेस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्यूब रूट पे और स्क्वायर रूट पे। ये आप दोनों इस चीज़ को देख लेना, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये पैटर्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये है आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्राइंगल है। तो पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हम यूज़ क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर एक ट्राइंगल मैं इस तरीके से बना देता हूँ भाई, इस ट्राइंगल में कह रहा है कि ये मान लो एंगल थीटा है। ध्यान से इसको देखिएगा, अगर ये एंगल थीटा है और इसमें मैंने आपसे कह दिया कि अगर इस वाले एंगल को मैं अगर बोल देता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये क्या है, और ये इसमें 3 एंगल हैं, तो एंगल मान लो ये ए था और एंगल बी है और एंगल सी है। कह रहा मैं इसका अगर समद्विभाजक कर दिया जाए, समद्विभाजक किया और इसका भी समद्विभाजक किया। समद्विभाजक का मतलब हो गया, अगर मान लो इस तरीके से ट्राइंगल बना है तो ये अगर मैं इस तरीके से अगर काटता हूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, अभी समद्विभाजक हो गया। अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो ये इस तरीके से किसी एक पॉइंट पे जाके आगे किसी एक, दोनों ये भी देखो ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर एंगल बी अगर मान लो 60 डिग्री होता तो एक 30 अंश का होता, दूसरा भी 30 डिग्री का होता। बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया। अगर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ अगर ये ओ होता तो एंगल बी ओ सी अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो एक चीज़ याद रखना, अगर ये बाइसेक्टर वाला सिस्टम दिखाई पड़े तो ये 90 प्लस सामने वाला जो एंगल क्या है, एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। एंगल ए बाई 2 या फिर थीटा बाई 2 लिखेंगे तब भी ये सही होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखो ना तो इस क्वेश्चन में अगर बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी लमसम में वही हिसाब किताब दिख रहा है। एक ट्रायंगल इस तरीके से है, एक ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, और इस ट्रायंगल में आपसे बोला जा रहा है कि ये एंगल जो दिया है इस क्वेश्चन में 130 डिग्री दिया है। ठीक है, 130 डिग्री दिया गया है। ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का जब बाइसेक्ट करोगे ना, तो जब बाइसेक्ट किया जाएगा तो ये जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर मैं बाइसेक्ट करके लिखता हूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाओ और यहाँ से लेके यहाँ तक, बाइसेक्ट वाला हिसाब किताब लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो समद्विभाजक लिखा हुआ है। समद्विभाजक करने पे जो एंगल बनता है ना, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको जस्ट बताया है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 प्लस
ये θ/2 मतलब 130 डिग्री/2 कर दोगे तो ये वैल्यू 90 प्लस क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। 90 में 65 जोड़ोगे तो 155 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और ये पेपर में 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करी होगी तो आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई पड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन करने के बहुत अलग अलग तरीके बुक्स में आप देखते होंगे। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप विदाउट एनी एफर्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 10 मोमबत्तियों का जो मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जो है, 8 मोमबत्तियों के विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, इसको हम सीपी कहते हैं मतलब कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और विक्रय मूल्य मतलब बेचने के मूल्य को हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है बस वैसा ही पेन चलाइए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य मतलब 10 का सीपी मतलब 10 सीपी लिख लो। ये इक्वल है किसके, 8 एसपी के बराबर है। ठीक है, आपने इतना लिख लिया, बस कुछ करना नहीं है। बाकी जो नंबर जो दिखाई पड़ रहे हैं, या एसपी दिख रहा है और सीपी दिख रहा है, उसको एक साइड कर लीजिए। बाकी जो नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं उसको एक साइड कर लो। जब एसपी और सीपी जब लिखोगे भाई, यहाँ पे देखो सीपी एक तरफ लिखा, सीपी भाई क्या कर लो, एसपी कर दिया, और नंबर को जब एक तरफ करोगे क्या हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस अब यही काम हो गया हमारा। अब सीपी की तुलना सीपी से कर लो, जो ऊपर की तुलना ऊपर वाले से, ऊपर वाले नीचे वाले की तुलना नीचे वाले से। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि सीपी मतलब क्रय मूल्य 8 रुपये था, एसपी मतलब बेचने का मूल्य जो 10 रुपये था। अब आपको समझ में आ रहा है दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये इसका लाभ होगा। मतलब 8 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेचा जा रहा है, तो मतलब इसमें लाभ का प्रॉफिट देखो। ठीक है, प्रॉफिट का जो प्रतिशत है यहाँ पे कितना दिखाई पड़ रहा है, 2 है। प्रॉफिट कितना, 2 दिख रहा है, प्रॉफिट 2 दिख रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट 2 दिख रहा है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको सिंपली पता रहना चाहिए, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालो चाहे लॉस परसेंटेज निकालो, वो हमेशा ऊपर प्रॉफिट या लॉस लिखा जाता है। अगर लॉस केस रहेगा तो लॉस लिखा जाएगा, प्रॉफिट रहेगा तो ऊपर प्रॉफिट लिखा जाएगा। नीचे कॉस्ट प्राइस कर देते हैं, परसेंटेज चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई, प्रॉफिट कितना है 2, कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे देखिए 8 दिखाई पड़ रहा तो 8 रख लो, मल्टीप्लाई 100 कर दो। सॉल्व करोगे तो 1/4 ही हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा, तो 25% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो लॉस वाले पहले ही काट दो यार। ठीक है, तो गेन वाले में 20% होगा, नहीं तो 25% होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। पेपर में हर एक पेपर में आप देखो, चाहे वो सीटेट का हो जाए, टेट का हो जाए, या कोई पेपर आप एग्जाम में देखो, चाहे टीचिंग कोई वैकेंसी का पेपर देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में अमूमन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं बताऊं आपको। कभी भी एक्सप्रेशन बड़े अगर दिखाई पड़े तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जो कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गुणनखंड का क्या मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा इसको सॉल्व करो कि कोई एक फैक्टर उसका अलग से दिखाई पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो क्यू वाले 2 टर्म दिख रहे हैं और बाकी पी वाला 1 दिख रहा है। तो पी वाला 1 दिख रहा है, सबसे लास्ट में पी वाले को लिख दो। ठीक है, क्यू वालों को एक साथ रख लो, -2q प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी बन गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, q-1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, ये q-1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर दिख रहा है, ऑलरेडी बचा हुआ था, पी स्क्वायर को एज इट इज लिखा, पी स्क्वायर लिख दिया। अगर आप देखो यहाँ पे ना, तो ये अगर मैं इसको a की तरह एज्यूम करूँ, इसको b की तरह एज्यूम करूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे 3 साल से लगातार क्वेश्चन आया है। ये फार्मूला जो आप जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। बात समझ में आया। ये फार्मूला आप इस फार्मूले पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये इस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको एक 100% 3-4 सालों से लगातार आ रहा है, तो इस साल भी हो सकता आ जाए। अगर मैं इसको a एज्यूम कर लूँ, इसको b एज्यूम कर लूँ, अगर तुलना करो अपने हिसाब से, तो यहाँ पे क्या करो, a प्लस बी करोगे तो ये q-1 प्लस p करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे करोगे, एक बार प्लस के साथ लिखते हैं, एक बार माइनस के साथ लिखोगे, तो q माइनस वन माइनस पी कर देंगे। ठीक है, अब कुछ अगर दिख रहा है तो देख लो, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू माइनस वन, ये तो मिल गया भाई, ये तो मिल गया। अब इधर देखो, q माइनस पी माइनस वन, ये दोनों मिल गए, तो मतलब ऑप्शन नंबर ये हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया इसका, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़े से इसमें आपको दो फॉर्मूले पता रहने चाहिए थे, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आप एक कह सकते हैं थ्योरेटिकल वे के अलावा इसको आप अप्लाई करना सीखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन इजीली से कर पाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला नहीं मिलेगा आपको, उसको अप्लाई करने पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है किसी बास्केट में सेब की संख्या, एप्पल्स का नंबर और ऑरेंज का नंबर, इनका जो रेशियो क्वेश्चन में 1:4 है। और दूसरी कंडीशन, एक केस तो इसने ये दे दिया, अब दूसरे केस पे अगर आओ, अब देखो, आप दूसरे केस में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो, संतरों की संख्या नींबुओं की संख्या से जो अनुपात है ना, ये 5:2 है। ठीक है, ठीक, तो 5:2 है, तो सेबों की संख्या की नींबुओं की संख्या से अनुपात क्या है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, सेब है तो इसको ए फॉर एप्पल करो, और संतरा है तो ओ फॉर ऑरेंज करो, एल फॉर लेमन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपली हमें पहले क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमें तीनों का कंबाइंड रेशियो चाहिए, बिना तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाले इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले जो डेटा दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो पहले क्या दे रखा है, एप्पल का और ऑरेंज का रेशियो दे रखा है कितना, आप बोलोगे सर ये 1:4 दे रखा है, उसको लिख लिया। उसके बाद दे रखा है क्या, संतरों की का एवरेज और आपको नींबुओं का एवरेज दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 5:2। इन दोनों को कंबाइन करना है हमें। कंबाइन करने का मतलब ए का, ओ का और एल का, तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको ए दे रखा है तो ए लिखो, ओ दे रखा है तो ओ लिखो, ओ के नीचे फिर अगेन ओ लिखो, फिर एल लिख दो। ऐसा क्रम हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, अगर इनकी सिमिलरिटी चेक करोगे तो ये यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ खाली दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स खाली है। अगर ये बॉक्स में अगर चीज़ें भर दी जाएँ तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। इसमें ध्यान क्या देने वाली बात थी, ओ के नीचे मैंने ओ लिखा है, जो कॉमन वाली चीज़ें हैं कॉमन के नीचे कॉमन को लिखा है। ठीक है, तो अब डेटा जो लिखा है पहले उसको लिखो, ये 1:4 है तो 1:4 लिख लिया, और ये है 5:2 तो 5:2 लिख लिया। ठीक है, अब इसी से मैं चीज़ें, अब देखो मैं इसको इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, इसको आगे फिलअप कैसे करते हैं। अगर आप बाएं से दाएं साइड पे चल रहे हो तो ये 4 पे फिनिश हो रहा है, तो इसके बगल में क्या फिलअप करोगे, यहाँ पे 4 भर दो आप। अगर दाएं से बाएं साइड में चल रहे हो, अगर इस साइड में चल रहे हो तो ये कितने में फिनिश हो रहा है, 5 पे, तो यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे 5 भर दो, तो यहाँ पे 5 भर दिया आपने। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन तीनों को जब कंबाइंड कर दोगे तो 5 20 और 8 का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा है वो बता सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है सेबों की संख्या और नींबुओं की संख्या का रेशियो बताना है। तो सेब वाले की जगह पे क्या है, 5, तो 5 रख लो यहाँ पे, और लेमन की जगह पे क्या है, लास्ट में 8 है तो 8 रख लो। तो ये 5:8 इसका क्या आ गया, एक रेशियो आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना, बिना कंबाइंड के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान दोगे। तो इसमें हम लोगों ने रेशियो को कंबाइन करना सीखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर A:B दिया है, B:C दिया है, आपसे A:B:C का एक रेशियो डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो इसके बेस पे सारी चीज़ें हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है, भिन्न पे, फ्रैक्शन पे आप समझो, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रैक्शन का, चाहे वो आपको फिगर वाला क्वेश्चन मिल जाए, और इस तरीके के क्वेश्चन अब 3-4 सालों से ये पैटर्न चल रहा है, फॉलो मतलब ये रेगुलर चल रहा है, फ्रैक्शन कंपैरिजन को लेके।
आपको 3 से 4 फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे, उनकी तुलना कराई जाएगी, और कभी कभी उनको बढ़ते हुए क्रम में, कभी घटते हुए क्रम में, सारी चीज़ें आपसे कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताना, सबसे छोटी संख्या बताना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख के कैसे बताएंगे मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, आप इन सारे रेशियो में अगर डिफरेंस चेक करो, 24-25 का अंतर कितना है, 1 है। 10-11 का रेशियो अंतर कितना है, 1 है। 99-100 का अंतर कितना है, 1 है। और 68-69 का अंतर कितना है, 1 है। सबका जब डिफरेंस 1 रहता है तो सबसे बड़ा जिसका न्यूमरेटर, अंश जिसका बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या रहेगा, है ना। तो वो बड़ी संख्या बनेगी, ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा, बिगेस्ट नंबर रहेगा, है ना। ये बिगेस्ट नंबर रहेगा, बिगेस्ट नंबर, राइट। और जिसका न्यूमरेटर छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर देगा। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट लिख लेना। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, एक चीज़ आपको, ये आपको नोट लगा के लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे यहाँ पे 10/11 है, तो 10 सबसे, सभी में सबसे छोटा अंश किसका है, 10 का है, तो ये वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा 99 है, तो 99/100 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को अगर एनालिसिस करके करोगे ना, तो एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हो, बहुत कम समय में आप लोग। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये तो अंतर सेम था तो आपने इजीली देख के बता दिया, जब अंतर अलग अलग होता है तो वो कैसे करते हैं। मेरे ही चैनल पे एक फ्रैक्शन का एक वीडियो मैंने बना के डाला है, जिनको उसमें डाउट हो तो वो वहाँ से जाके वो वीडियो देख लें। बिलीव मी, फ्रैक्शन की तुलना बहुत ही देखते देखते आप बता पाओगे, बहुत कम समय में। अब यहाँ पे ये तुम अगर आपने सीखा होगा तो आप देख के बता पाओगे, डिफरेंस चेक किया, उसको करने की भी ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से देख के डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता रहनी, जैसे मैंने कह दिया कि 1 का क्यूब, सॉरी 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, बोलोगे सर 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, बोलोगे 216 होता है। 7 का करोगे तो कितना हो जाएगा, ये होता है 343। 8 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 512। और 9 का क्यूब करोगे तो ये होगा 729। और 10 का क्यूब करोगे तो ये होता है 1000। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप आपको पता रहेंगी, है ना, पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ पता है तभी जो मैं बता रहा हूँ करना, अदरवाइज आप इसका फैक्टर कर लेना। फैक्टर के बाद जिसका पेयरिंग नहीं बनेगा क्यूब वाले में, वही संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उन दोनों, एक तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये है ऑप्शन वाला मेथड। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा जिस तरीके से फैक्टर करके करते हैं। अगर आपको जिसको कमेंट में, अगर जिसमें इशू रहेगा जिसी को, तो वो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है, 68600। ठीक है, इन्हीं में से अमूमन का आंसर मिल जाता है, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो, अगर 8 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप क्या दिख रहे होगे, 8 0 0, 8 0 0, 8 6 48, 8 8 64, 68, 8 6 48, और 48 और 6 क्या हो जाएगा, 54। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन गलत। और 68600, और ऑप्शन मल्टीप्लाई करो 12 से, जब 12 से करोगे 0 0 2 7, 12 96, और 7 क्या हो जाएगा, 103, 10 82 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी देखो भाई, 68600। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 0 0 5 6 30, 5 8 40 और 43, 5 से 30 और 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये देखो, ये सी वाला 743 वाला, ये क्यूब बन भी जा रहा है। अगर आप देखोगे ना तो ये 7 का, इसको अगर हम लिखना चाहें 343 इंटू 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी तो क्यूब बन रहा है, 7 का क्यूब बन रहा है, और ये 10 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दोनों क्यूब बन रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा,
ये 70 का क्या है, ये क्यूब है, 70 का क्यूब रूट है। तो अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, तो ये 70 का क्यूब बन जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस नंबर से, छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये क्यूब बन जाए। तो ये क्यूब बनेगा, 70 का क्यूब बनेगा जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये पूछी जा रही थी, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, इससे कोई दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। बस इतना है कि थोड़ा सा आपको शेप्स के लेके आइडिया शेप्स के बारे में रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बता पाओगे। इस क्वेश्चन में कहीं ये भी नहीं लिखा है कि कौन सी किस तरीके का शेप है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अगर आपने इससे क्वेश्चन में रॉड बोला जा रहा है तो रॉड एक चीज़ जान लो, रॉड हमेशा इसी तरीके की रहेगी, आप ये जान लो। ये रॉड है। अब रॉड का शेप आप देख के बताओगे, ये आपको पता रहना चाहिए, ये आपको बताया नहीं जाएगा पेपर में। तो ये है सिलेंडर, आपको ये पता हो गया। सिलेंडर मतलब बेलन है। ठीक है, ये चीज़ पता लग गई। अब ये पता लग गया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले इसका वॉल्यूम जो भी रहा हो, v इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, h इसकी हाइट होगी, लंबाई जितनी रहती है उसको हाइट बोल देते हैं, या फिर l लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या ये कोई r होगी, है ना। ठीक, ये पहले इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ इतना था। अब इन्होंने क्या गणित लगाया है इसमें, कह रहा है इसकी जो उसके अर्धव्यास को चौथाई, अर्धव्यास का मतलब होता है व्यास का आधा करना, मतलब रेडियस की बात कर रहा है। अगर रेडियस को एक चौथाई कर दूं, r/4 कर दूं, ये अब कंडीशन बना रहा है वो, है ना। ये अब कंडीशन बना रहा है कि अगर कह रहा है इसको 1/4 कर दूं भाई, और तो हाइट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसकी त्रिज्या कम करोगे और सेम मटेरियल रहेगा क्योंकि पिघलाया गया है, अगर त्रिज्या कम करोगे, इसको पतला करोगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो अब ये कुछ इस तरीके से लंबा सा हो जाएगा, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, है ना। ये इस तरीके से एक लंबा सा एक बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसके पतला करोगे तो खींचेगा तो भाई इसकी हाइट ही तो बढ़ेगी। ठीक, अब ये त्रिज्या पहले की क्या कर दिया है, r/4 कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है इसकी ऊंचाई, मतलब ये लंबाई या फिर ऊंचाई कुछ भी कह लो, ये बढ़ेगी, सबको पता है। ठीक, ठीक है। अब इसका आयतन निकालो, पहले कह रहा है कि उसका आयतन वही अगर रहना चाहिए तो उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई हो जाए, नई लंबाई हो जाएगी। अगर मैं आयतन वही रहने देना चाहता हूँ, मेरा आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, अगर मैं आयतन वही रहने देना चाहता हूँ, पहले वो करो, पाई लिखा, आर की वैल्यू r/4 रखो, इसका स्क्वायर करोगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मुझे सब लोग बताना, अगर r/4 का स्क्वायर करोगे तो ये पाई r² बाई क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अब मुझे बताइए इस संख्या में, इस वाले में h को कितना टाइम्स कर दिया, कितना गुना बढ़ा दूं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू पाई r² h के बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे सर 16 से गुणा कर दो, h तो पहले से ही था। 16 से जब मैं गुना करूंगा तो ये वैल्यू 16 और 16 कट जाएगी, तो ये बनेगा पाई r² h पहले वाली वैल्यू पे चला आ रहा है ना। तो पहले वाली वैल्यू पे चला रहा है, इसका मतलब हमें हाइट को 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आयतन वही हमारा रहेगा। समझ में आया, पूरा का पूरा मटेरियल यूज कर रहा है वो, मटेरियल कहीं वेस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये 16 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा उसके ओरिजिनल जो शेप है उसके, अगर हाइट को, हाइट या लंबाई बोल सकते हो, अगर उसकी लंबाई को 16 गुना बढ़ा दूँ और त्रिज्या को r/4 कर देता हूँ तो उसका आयतन वही बना रहेगा। इस क्वेश्चन का जवाब, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, इससे कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के बेस में, इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, इसमें कहीं आकृति के बारे में, शेप के बारे में नहीं बोला गया था। ये आपके अंडरस्टैंडिंग में था कि आपको उसको वॉल्यूम क्या मानना था, बेलन मानना था, सिलेंडर मानना था। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि a² - b² का क्वेश्चन एग्जाम में धुआंधार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, उसी के एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। ये अगर आप देख पाओ इस वाले चीज़ को, a² है, इसको मैं अगर a एज्यूम कर लूँ आपको समझाने के लिए, इसको b एज्यूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो अब बताओ ये a² - b² ऊपर बन रहा है क्या। अब बोलोगे बिल्कुल बन रहा है। इसकी जगह पे मैंने अभी आपको बताया था कि आप a+b इन ब्रैकेट और एक ब्रैकेट में a - b दूसरे ब्रैकेट में,
यही यूज करोगे आप। ठीक, तो इतनी चीज़ तो आप इनके फॉर्मूलों से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इतना निकाल लिया आपने। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी है, देखने में बड़ा है बट क्वेश्चन इजी है। ये आपके लेटेस्ट क्वेश्चन में आया है कि कौन से एग्जाम में आया है, 2022 के पेपर में अभी आया, लेटेस्ट आया है, 1 साल पहले की बात है। ठीक है, 1 साल क्या, 2 साल हो गया यार, 2024 आ गया। तो 2 साल पहले ही आया हुआ। क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, अगर यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो पहले a प्लस बी करते हैं। तो x माइनस वाई प्लस जेड कर दिया, a हो गया। प्लस करने का मतलब प्लस वाले के साथ x माइनस वाई माइनस जेड प्लस कर दिया, ये a प्लस बी हो गया। ठीक, a माइनस बी करोगे तो x माइनस वाई प्लस जेड, ये a की जगह पे है इतना डेटा। माइनस जब करोगे भाई तो ये अंदर का जो डेटा दिख रहा है x माइनस वाई माइनस जेड, सबके साइन बदल जाएंगे नेगेटिव साइन बाहर होने की वजह से। तो प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, और आपका माइनस जेड प्लस जेड हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करो और आंसर निकालो। डिवाइडेड बाई 4 है, आपकी इच्छा है कर रहा है तो लिख लो। ठीक है, चाहे चाहो तो लास्ट में लिखो, जो वैल्यू कटी इसको काट लो। ये जेड कट रहा है तो काटो, यहाँ पे आपका वाई कट रहा है तो काट दो, ये एक्स कट रहा है तो एक्स काट दो। जेड यहाँ पे कितना है, 2 जेड बच रहा है, और यहाँ पे 2x है माइनस 2y है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। अगर यहाँ पे 2 कॉमन, देखो सब 2 दिख रहा है, अंदर 2 दिख रहा है, 2 जब कॉमन ले लोगे तो 2z इंटू 2 कर दोगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें ध्यान से अगर आप देख पाएंगे ना, इस 2 का इस 2 से जब गुणा करोगे क्या हो जाएगा, इस 2 का इस 2 से जो गुणा करोगे ये x था, जब गुणा करोगे यहाँ से तो 4 मिल जाएगा, जब अब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 4 मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू 4 इससे कट जाएगी, तो क्या बच रहा है, ये z बचा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई। यही फाइनल फैक्टर है, इसके बाद फैक्टर नहीं कर पाओगे तो आंसर मिला लो। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, z टाइम्स x माइनस वाई। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही है। अगर कोई अगर ए ही ऑप्शन मार दे एग्जाम में तो सारे सही हो जाएंगे उसके। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन के भी ऊपर बेस है। इस क्वेश्चन में अगर आप इसके साइड्स देखिए, अगर ध्यान से अगर देखोगे आप ना, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये अगर आप पैटर्न पहचान पाओगे तो क्वेश्चन और भी आसानी से कर पाओगे। कैसे करोगे देखो, अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो ये 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 हो जाएगा। आप इन दोनों का जब सम करोगे तो ये भी 169 ही दे रहे हैं हमें। अगर दोनों इस तरीके से अगर हमें इक्वल हो जाते हैं, दोनों का स्क्वायर का जो सम अगर इक्वल हो जाता है थर्ड के स्क्वायर के बराबर, तो जो ये ट्रायंगल बनता है ना, तीनों भुजाओं से ट्रायंगल बनेगा, वो 90 डिग्री का एंगल लेके बनेगा, और एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो हम लोगों ने देख के पहचान लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका देखो, क्वेश्चन में जो कह रहा है वो चीज़ पे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो डेटा दिया है उसको हम लगाते हैं। ये इस तरीके से डेटा दिया है, आप यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर इसको लिख दिया, इसको 12 लिख दिया, और यहाँ पे 13 लिखोगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ी वाली साइड आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री लिख लो, ये 90 डिग्री है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी वाली साइड, जो ये बड़ी वाली साइड है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो ये मान लो एच है, हाइट मान सकते हैं। इस एच की वैल्यू बतानी है। इसको अगर ए बी सी कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, इसको डी कर दिया, तो आपको बी डी बताना है। बी डी मतलब इक्वल टू एच की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में यही आपको बताना है। ठीक, ये वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फंडामेंटल बता देता हूँ। एक ट्रायंगल लगा, मान लो इस तरीके से है, मान लो ये इस तरीके से, ये 90 डिग्री है, ये 3 4 5 है ना। तो आप ध्यान से देखना मैं क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका आप
किसी भी साइड, किसी भी तरीके से अगर मान लो ये एरिया जब निकालते हो, ये वाला पार्ट जब निकालते हो, चाहे आप किसी भी पैटर्न से निकालिए, किसी त्रिभुज का एरिया कई विधियों से निकलता है, कई मेथड से निकालते हैं, 2 3 4 मेथड जो है, साइड के बेस पे, हाइट के बेस पे, और बेस को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं निकालने के लिए। तो अगर सभी का यूज करके सॉल्व किया जाए तो इसका अगर एरिया जो होगा ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो ये बेस इंटू हाइट होता है ना। तो बेस 1/2, आधार का मतलब बेस, इंटू हाइट का मतलब ऊंचाई। तो ये तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ये सभी को पता है। उसी के बेस पे जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे कितना हो जाएगा, ये 12 हो रहा है, 12/2 करोगे तो ये 6 आ जाएगा, इसका एरिया 6 आ गया। लेकिन अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा इसका रोटेशन इस तरीके से रोटेट कर दूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने का मतलब ये जो 5 वाली वैल्यू है नीचे आ रही है, ध्यान से देख पा रहे हैं, ये वैल्यू 5 नीचे आ रही है, ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 4 है, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। अब हमें हाइट बतानी है, तो मेरे भाई बताओ, अब आधार कौन क्या हो गया, अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ, यहाँ पे आधार अब क्या हो गया, जिस पे कोई ट्रायंगल या कोई शेप टिका रहता है वो आधार होता है। तो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करोगे ना, तो 1/2, बेस कितना है 5, और हाइट हमें पता नहीं, तो हाइट की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये भी एरिया निकाल के हमें देगा। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, किसी शेप का एरिया अलग अलग कंडीशन से निकालो, चाहे किसी भी तरीके से निकालो, वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये जो पार्ट 6 वाला आया है, 1/2, 1/2, 5 × h, ये वैल्यू किसी दूसरे ट्रायंगल जो उसी ट्रायंगल को जो पहले से तरीके से निकाला था, ये वैल्यू 6 के बराबर होगी। क्यों होगी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, चाहे इस वाली विधि से निकालो एरिया, चाहे इस वाले मेथड से निकालो, दोनों एरिया इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल कर दिया हम लोगों ने। सॉल्व कर लेते हैं, h इक्वस टू क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। सॉल्व करोगे h की वैल्यू हमें निकल कितनी आ जाएगी, 12/5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने h की वैल्यू 12/5 निकाल दिया। तो इस तरीके से इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, बहुत डीप में चीज़ें करा रहा हूँ, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कभी मिस ना हो पाए आपका। ठीक है भाई, ये देखो, हमें इसमें क्या बताना, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, हमें BD की वैल्यू बतानी है, तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालोगे, पहले इसका ट्रायंगल, इसका 1/2, बेस कितना है 12 इंटू 5, 12 कर दिया, इंटू 5 कर दिया। एक एरिया पहले वाले से निकल गया, जब इसका ओरिएंटेशन मतलब इसको घुमा के दूसरे तरीके से रखोगे, तो आधार इस बारे केस में क्या बन जाएगा, 1/2, बेस बन गया 13, उसकी ऊंचाई हम लोगों ने h रखा है, h रख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे भाई, ये 1/2 वाला पार्ट ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, इससे इसको काट दो। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको काट दिया, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। एच की वैल्यू निकालने के लिए 13 से डिवाइड करोगे, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 60/13, इसका आंसर हो जाएगा एच की वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन कर लेना, समथिंग जो भी आएगा इसका आंसर, डिवाइड ओवर कर लेंगे। तो ये एक तरीका था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में आपको एक मेटेलिक सिलिंड्रिकल बॉक्स दिया गया है, और उसकी आपको रेडियस, एक मान लो इस तरीके से कोई बॉक्स दिया गया है, जो जो चीज़ गिवन है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। एक सिलिंड्रिकल इस तरीके से कोई बॉक्स है, वेसल है, ठीक है। इसमें क्या क्या डेटा दिया है, इसमें आपको इसका रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में देखिए 17.5 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस की वैल्यू आर की है। इसकी जो हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, तो हाइट की वैल्यू क्वेश्चन में है 1 मीटर। ठीक है, और व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ द बॉक्स, हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। ये क्वेश्चन आपके जनवरी 2022 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें एक चीज़ याद रख लेना आप, जो 1 मीटर क्यूब जो होता है, कन्वर्जन आपको याद रखना है, 1000 लीटर के इक्वल होता है। ये आप लिख लोगे, नोट कर लेना। ठीक है, अगर 1 मीटर लंबा, इसकी अगर इसके इसका मतलब मैं समझाऊँ आपको, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा कोई पात्र है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, इसका मतलब ये होता है। तो आप इसका पहले, अगर इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो आप अगर इसकी कैपेसिटी का मतलब इसके अंदर कितना पानी आएगा, है ना, इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर कितना पानी आएगा आपको ये बताना है। कभी भी इसके अंदर अगर पानी बताना है, कितना पानी इसके अंदर आएगा ना, तो भाई एक चीज़ याद रख लेना, इसका हम इनडायरेक्टली हमसे वो इसका आयतन पूछ रहा है, तो इसका पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। इसका अगर वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसके अंदर कितना पानी आएगा हमें पता लग जाएगा।
नीचे से लेके ऊपर तक कितना पानी भरा जाएगा, हम इसका आयतन फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका आयतन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमें हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है, ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर में है और ये वैल्यू मीटर में है। एक काम ये कर सकते हो आप, चाहे दोनों में से किसी एक को एक यूनिट में बदल दो। ठीक है, तो कर लेते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, इस वाले को हम जो रेडियस दे रखी है सेंटीमीटर में, इसको अगर मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो 0.175 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। ये ठीक है, दोनों की यूनिट सेम हो गई, देखो 1 मीटर है, ये 0.175 मीटर हो गया। दोनों मीटर में हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है आपको मालूम है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, और इसमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, तो 22/7 आप रख लो यहाँ पे। आर की वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है, 0.175 इंटू 0.175 होगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, और एच की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, तो इसको जब अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 22/7 हो जाएगा। इसको 175 लिख लो आप, डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, जब इसके दशमलव को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये 175 बटे क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। और अगर इसको जब सॉल्व करेंगे, हमें इसको सॉल्व करने से इसका आंसर पता लग जाएगा। 7 से कट करोगे तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 25 हो गया। ठीक, और 25 से काटोगे तो 25, 4 ज़ा 100 होता है, तो 0 लगा लोगे। ठीक है, अगेन इसको देखो, 25 से काटोगे तो 25 6 के 150 होता है, 25 सत्ते क्या हो जाएगा, 175, 5 7 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स ले जाओ 100, एक 0 और लगा लो। तो बच क्या गया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसको तो ये बच रहा है 22/7 डिवाइडेड बाई 40/40 बच रहा है। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, 2 से कट करोगे, 2 से काटोगे तो 11 टाइम्स जाएगा, और 2 से काटोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्या, 11/7 करोगे तो 77 डिवाइडेड बाई 800 आ गया। ये क्या आ गया, मीटर क्यूब में आया है ना, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर हो गया था, 1 मीटर ये था तो मीटर क्यूब हो गया था। तो इतनी वैल्यू तो हमें पता लग गई। हमने एक चीज़ ये जान लिया, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हमको लीटर में देना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इतना मीटर क्यूब में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में इसका आंसर बदल जाएगा। कन्वर्जन मैंने ऊपर यहाँ पे लिख रखा है, अब इसी का हम यूज़ करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 77 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 1000 कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन अब मीटर क्यूब से लीटर में बदल गया। ठीक है, अब ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काट दिया। 2 5 ज़ा 10 कर लेते हैं, और 2 4 ज़ा 8 कर लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और 338 हो जाएगा, 384 5/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, 4 9 ज़ा 36 और 4 6 24.25 हो जाएगा, 96.25 लीटर इस क्वेश्चन की का कैपेसिटी हो जाएगा। तो इस बर्तन में कितना पानी आएगा, 96.25 लीटर। तो इसमें कन्वर्जन जानना ज़रूरी था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, केवल 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है ये पता रहना चाहिए था, और आपको इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता रहना चाहिए था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अब। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन अगर आप देख पाओगे तो इसमें हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ की जो वैल्यू है ना, ये दे रखी है कितना, 322 दे रखा है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े, आपसे पूछा क्या जा रहा है पहले वो भी तो जानो, x - 1/x की वैल्यू पूछी जा रही है, ये दे रखा है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, घात के रूप में दे रखा है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई पड़े ना, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं बोथ साइड अगर मैं 2 जोड़ दे, देखो यहाँ पे वैल्यू जोड़ते घटाते कैसे हैं, कभी भी ऐसा दिखाई पड़ेगा तो इसमें चाहे आप 2 जोड़ो चाहे 2 घटाओ, यही करना होता है मैक्सिमम केसेस में। अगर मैं यहाँ पे 2 जोड़ूंगा तो 324 हो जाएगा। 324 किसका स्क्वायर रूट है, 18 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हमें 2 जोड़ने या घटाने से एक ऐसा नंबर पाना होता है कि जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 जोड़ा है तो इस साइड में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन में दोनों तरफ हमें बराबर चीज़ें जोड़नी घटानी होती है, तभी वो जाके बैलेंस रहता है।
ठीक है, तो ये मिल गया 324। अगर आप यहाँ पे घटा देते तो ये 320 होता। 320 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। 324 हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर आप इस चीज़ को एनालिसिस कर पाओ, इसको आप ब्रेक कर लेना, इस चीज़ को, इसको ब्रेक करना, तो यही चीज़ आपको मिलेगी ऊपर जो लिखा है, ठीक है, ये चीज़ तो मिल गई। लेकिन हमें अभी ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे फुल का क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है हट जाएगा। तो स्क्वायर रूट हटने का मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखोगे आप, ये वैल्यू 18 हो जाएगी। 18 हो गया। अब क्या करो, इस क्वेश्चन में अब हम +2 जोड़ें या फिर घटाएं, आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद सोच के आप बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे, अगर चीज़ें एनालिसिस कर पाओगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस बार 2 जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। जब मैं 2 घटाऊंगा तो ये 16 मिल जाएगा। 16 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे भी 2 घटा दो भाई, तो ये बन जाएगा x - 1/x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, 16 मिल जा रहा है, बस। अभी स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 1/x बचेगा। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जा रही है, ये वैल्यू 4 के इक्वल हो जा रही है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन था बेहद आसान, लेकिन इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप ही के पेपर में आया है। तो ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ये देखो क्या है, मैं अगर कोई 3 आइटम खरीदता हूँ तो एक चीज़ फ्री मिलती है। ये देखो, एक फ्री है, 3 खरीदने पे एक फ्री है, तो बताना है डिस्काउंट का परसेंटेज। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जान लो। डिस्काउंट मतलब छूट का प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत छूट निकालना है या फिर प्रतिशत परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए सिंपली बात जान लो, जितने आइटम आपको फ्री में दिए जाते हैं तो फ्री वाला आइटम ऊपर लिख लो, ठीक। नीचे टोटल आइटम लिख लो, फ्री प्लस जो खरीद रहे हो वो टोटल आइटम लिख लो, ठीक है। टोटल आइटम यहाँ पे लिख दिया है, टोटल आइटम लिख दिया। तो बताओ फ्री कितनी चीज़ें मिली हैं, तो आप बताओगे यहाँ पे 3 खरीदने पे एक फ्री मिल रही है, तो ऊपर एक फ्री वाला आइटम लिखो। 3 खरीद रहे हो, एक फ्री मिल रही है, तो मतलब 3 + 1 4 आइटम होगा। इसमें 100 से गुणा भी करना होता है, क्योंकि हमें वैल्यू प्रतिशत में चाहिए होती है, तो इसमें 100 से गुणा भी कर दो। सॉल्व कर लो, 1/4 इंटू 100 करोगे, सॉल्व करोगे तो 25% इसका क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो 25% का क्या यहाँ पे मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार देख लिया तो जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। और जहाँ आप, ये सब तो व्यवहारिक जीवन की चीज़ें हैं, आपको पता भी रहनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन आपने अगर पेपर में देखा होगा तो ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट बदल के, आज यहाँ पे मशीन है तो कल वॉशिंग मशीन हो जाएगा, कभी टीवी हो जाएगी, कभी गाड़ी हो जाएगी। यही क्वेश्चन केवल डेटा चेंज करके पूछे जाते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं आपको बता दूं। अगर मैं कह रहा हूँ कोई एक मेरे पास वस्तु है, मान लो इस तरीके से कोई वस्तु है, मान लो अगर आपने इसको 100 रुपये का खरीदा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज आपने इसको खरीद लिया, मान लो एक घड़ी आपने खरीद लिया, तो 100 रुपये की खरीदी, तो मैं हर साल इसका रेट 10% घट रहा है। सही बात है, पुरानी चीज़ को नए रेट में तो बेच नहीं पाओगे, तो ये हर साल इसका रेट घट रहा है। तो इसकी वैल्यू जब 10% घट गई, ये वाली वैल्यू 10% घट गई, तो कितने का हो जाएगा, 90 रुपये का। अगले साल फिर अगेन 10% घटेगा, है ना। तो 90 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा, 10% निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सीन चलता है भाई, ठीक है। ये इस तरीके से 81 रुपीज़ का हो गया। तो 2 साल में अगर 10% के रेट से घटेगा तो इसका वैल्यू 81 हो जाएगा। तो ये इसका फंडामेंटल मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कह रहा 2 वर्ष पहले खरीदी गई एक मशीन के मूल्य में 12% का इस बार हर साल गिरावट आ रहा है, वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, इसका वर्तमान मूल्य 9,680 है। अब ये बताओ, अगर प्रारंभिक रेट कुछ भी रहा हो, क्वेश्चन में आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब प्रारंभ में उसका मूल्य कितना था घटने से पहले,
तो प्रारंभिक रेट पे ही तो हम लोग चीज़ें घटाते हैं। प्रारंभिक मान लो कोई मूल्य रहा होगा मशीन का, पहले साल जो घटा रेट, तो 100 प्लस माइनस एक्स करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस एक्स करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लगते हैं, प्रतिशत कर लेते हैं, और यहाँ पे एन लिखते हैं। जितनी बार घटेगा जितनी बार बढ़ेगा उतनी बार ही प्लस माइनस एक्स करते हैं। और यहाँ पे होता है फाइनल रेट, ये अंतिम मूल्य होता है जो हमें अभी यहाँ पे वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है, अंतिम मूल्य होता है। अंतिम मूल्य का मतलब घटने बढ़ने के बाद जो फाइनल रेट आता है। तो अंतिम मूल्य आपको यहाँ पे दिख रहा है 9,680 रुपये है। तो इसकी वैल्यू तो 9,680 हम मैं लिख सकता हूँ। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो 9,680 मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, ठीक। अब प्रारंभिक मूल्य पे ही तो घट रहा है बढ़ रहा है, तो ये समझने की जरूरत, प्रारंभिक को पी लिख लिया और मूल्य को एम कर दिया, और इसमें परसेंटेज गिर रहा है 12%, तो पहले वर्ष गिरेगा तो 100 माइनस 12 कर दिया। यही काम दूसरे वर्ष भी होगा, ये परसेंटेज यहाँ पे लगा लो आप। दूसरे वर्ष भी क्या हो रहा है, 100 में से 12 गिरेगा। जितने साल गिरेगा एन की वैल्यू 2 कर लेना, 2 बार का है तो 2 बार करके 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, बस यही करना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो निकाल लो, अंतिम मूल्य निकालना तो अंतिम मूल्य निकाल लो, जो भी निकालना हो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये 88 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्रतिशत को जब हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, यही काम यहाँ पे भी करोगे, ठीक है। और यहाँ पे पीएम लगा लो, प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे 96860 सॉल्व करके पीएम की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। पीएम की वैल्यू निकालता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, पीएम की वैल्यू जब निकालोगे यार, तो 9680 इंटू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 88 इंटू 88। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू 11 से कटेगी, क्यों, क्योंकि 9 और 8 का जब योगफल करोगे 17 आएगा, 17 और यहाँ पे 6 और 0 का डिफरेंस निकालोगे तो 11 आ जाएगा। 11 आने का मतलब है 11 से डिवाइड होगा, तो काट लो, 11 से डिवाइड होगा तो 11 8 88 हो गया, अगेन 11 8 88, 0 आ गया, 11 से काटोगे 8 बढ़ जाएगा, 88 से काटोगे तो कितना होगा, 10 टाइम्स जाएगा, काट लो। और इसको काटना हो तो और काटा जा सकता है, दो 2 4 जाए 2 5 जाए 10 कर लो इसको, 4 से काटोगे तो 25 बार चला जाएगा, है ना। 25 25 कितना होता है, 125 होता है। 125 का जब 100 गुना करोगे भैया, तो ये हो जाएगा 12,500 रुपया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इसका प्रारंभ में मूल्य 12,500 रुपया रहा होगा, आज 2 साल बाद 12% की रेट से जब घटा है उसका मूल्य, तो इसका मूल्य कितना हो गया है, 9,680 रुपया हो गया है। बात समझ में आ गया। तो आंसर कौन सा है, ये इसका बी वाला ऑप्शन है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आते हैं एक्सपोनेंट रूल पे। इससे एक क्वेश्चन 200% फिक्स है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट में बना बड़ी अच्छी चीज़ क्या है, ये इसका फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है यहाँ पे उसका ये भी लिखा हुआ है, सभी के लिए लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो यहाँ पे, ठीक, इन्हीं का यूज करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए और ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में बेस इक्वल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 5/7 बेस है, ये 5/7 यहाँ बेस है, यहाँ 5/7 बेस है। आधार सबकी इक्वल है, जब आधार इक्वल रहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें रहती तो वो जोड़ दी जाती हैं। तो ये 5/7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे भाई इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। और बराबर क्या है 5/7, यहाँ पे क्या बच रहा है 5x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये देखो बेस यहाँ पे भी 5/7, यहाँ पे भी 5/7 इक्वल है, तो आप क्या करो आधार के जो घात हैं एक्सपोनेंट ही बराबर कर लो। तो 1 इक्व टू क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 कर दोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको। इस क्वेश्चन का कितना आ गया आंसर 3/5, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन सारी चीज़ों का आपको बता देगा, जितने फॉर्मूले हैं ऑलमोस्ट 3 से 4 फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है इसमें एक्सपोनेंट का। ये क्वेश्चन अपने से 1-2 बार करना, कई क्वेश्चन सिखा देगा आपको, ये कई क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की ट्रिक बता देगा आपको ये क्वेश्चन,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसके पहले वाला क्वेश्चन करो चाहे मत करो, बट ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखने की बात क्या है कि देखो इसमें देखना क्या होता है, सबसे छोटा फैक्टर क्या दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 और 3, यहाँ पे ऐसा नंबर दिख रहा है सबसे छोटा है और ये प्राइम भी है। तो इस वाले नंबर को प्राइम में बदलने की कोशिश करो, इस वाले को भी प्राइम में बदलने की कोशिश करो, मतलब 3 और 2 के हिसाब किताब में बदलने की कोशिश करो। तो क्या करोगे भाई, पहले वही कर लेते हैं जब मैं कह रहा हूँ तो कर लेते हैं हम। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 3 को लिख लिया ऐसे ही। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, 2 और 3 है तो इसको हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, फॉर्मूला की सीट बाहर लगा रखा है उसी से तुलना कर लेना, ठीक है। ठीक, जिनको डाउट रहेगा वो तुलना वहाँ से, ये वाली चीज़ जो मैं बताया था इसको तुम देखते रहना भाई, करते चले जाना, है ना। और अब इसके बाद क्या चीज़ें हो जाएंगी, ये तो कर लिया। अब ये जब सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है ना ये 6 हो जा रही है, अब देख पा रहे हैं 2 3 6 हो रहा है। जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे 6 इसके ऊपर भी आएगा, 2 पावर 2 पे भी 6 आएगा पावर, और 3 की पावर भी 6 आएगा पावर के फॉर्म में। तो 2 की पावर 2 आने का मतलब 2 गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 की पावर भी क्या आ जाएगा, 6 आएगा, 3 की पावर 1 था तो 6 ही आएगा। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, ये वैल्यू 2 की घात 12 आ जाएगी और 3 टू द पावर 6 हो जाएगी। ये बात समझ में आई। तो पहले वाले को सॉल्व करके हमने डेटा कुछ इस तरीके से पा लिया। अब इसके ऊपर आओ, अलग अलग सॉल्व करके चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखो दिखाया था, लास्ट वाला जो फॉर्मूला देखो आप यहाँ पे, कोई चीज़ अगर इस तरीके से अगर लिखी है तो आप इसको प्लस लिखना चाहते हो तो ये इस तरीके से लिखोगे, मतलब पूरा का पूरा आधार ही बदल दो। जब आधार बदल दोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इस तरीके से भी अगर मान लो, अगर मैंने कहा A/B होल टू द पावर -1 है, अगर +1 करना चाहता हूँ तो मैं इसको B/A कर दूंगा, B/A कर दूंगा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी बात। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से एनालिसिस कर लोगे तो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं भाई, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या करोगे, 3/4 कर दोगे, पावर क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, जो मैंने अभी पैटर्न बताया। ओपन करो, 3/4, 4 की पावर, जस्ट ए मिनट, ये 2/3 है ना यार, मैंने क्या लिख दिया इसको, ये 2/3 है तो 2/3 लिखो, तो ये 3/2 हो जाएगा जब पावर इसको इसको पलटी करके लिखोगे तब। तो आप इसको लिखो, 3 की पावर 4 सही लिखा था हम लोगों ने, और 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके कुछ डेटा हमें ये ऐसा मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करो भाई, इसको जब सॉल्व करोगे, आप ये वाला जब पार्ट सॉल्व करोगे ना, 27 को 3 क्यूब लिखा जा सकता है तो लिख लो आप, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाहर 2 लगाए तो 2 लिख लो आप। अब ब्रैकेट जो ओपन करोगे तो 3 के क्यूब इंटू 2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है, सारे डेटा को मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, लास्ट में भूलना नहीं है, इसको हम 3 की पावर 3 से भाग भी करना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले क्या मिला है, 2 की पावर 12 और 3 टू द पावर 6, मल्टीप्लिकेशन करना है 3 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, इंटू कर लेना है 3 टू द पावर 6 और 2 की पावर 8 कर दिया। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ से वैल्यू अगर देखोगे 2 की पावर 4 प्लस 8 होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। जो 2 की पावर 12 अगर यहाँ पे मिल गया आपको तो नीचे देखो, जो बॉटम में जो 2 की पावर 12 यहाँ मिला है, यहाँ पे इस वाले की वैल्यू मिली है, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होती नजर आ रही है, काट दिया। ये 3 की पावर 6 दिख रहा है, फट से काटो भाई, जो दिख रहा है काट डालो, ठीक है। तो ये सब डेटा खत्म कर दिया, तो कितना बचा, 3 की पावर 4 बचा है। तो इन सब को सॉल्व करके, इन सब को सॉल्व करके 3 की पावर 4 बच रहा है, इसको डिवाइड करना है किससे, 3 टू द पावर 3 से। जब काटोगे यार तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3 की पावर 3, इसका 3 की पावर 4 कैंसिल करेगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। तो डेटा कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन फॉर्मूले प्लस जो एक्सपोनेंट के रूल हैं सारे इसने यूज करा दिए इस क्वेश्चन ने, ठीक। ये क्वेश्चन देखो आप,
ये कह रहा है कि लेट अ नंबर लिस्ट नंबर विच इज़ व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 20। देखो क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता देता हूँ। कह रहा है एक वह छोटी से छोटी संख्या बताओ आप जिसको 8 12 20 28 35 से अगर डिवाइड कर दूँ तो हर एक केस में 5 रिमाइंडर देता है, शेषफल देता है। तो वो संख्या के जो अंकों का योगफल बताइए, डिजिट डिजिट सम बताओ आप। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम का अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसको। देखो इसमें क्या है कि नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर 8 है, 12 है, 20 है, 28 है और 35 है। पहले हमें इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, तो ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, ये 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा और 4 7 28 हो जाएगा और 4 7 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को अगर एनालिसिस कर पाए ना, तो अगर यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 इंटू 7 70, तो 17 120 का 7 गुना करो कितना हो जाएगा 840। तो इसका जो वैल्यू आएगा 840, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो एलसीएम में 140 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसका एक रूल बताऊंगा कभी जब मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एलसीएम फास्ट लेना सिखाऊं। तो आप एक आध क्वेश्चन में टाइम लेके क्वेश्चन कर दोगे तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा आपका एक आध मिनट लग सकता है इसको एलसीएम निकालने में, और जल्दी करोगे तो 30 35 सेकंड में भी कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया। तो इसमें ध्यान से देखो, अगर 840 जो एलसीएम आया है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी है, 20 से भी है, 28 से भी है, 35 से है और पूरी तरीके से विभाजित है। तो क्वेश्चन में तो कह रहा है शेषफल चाहिए 5, तो शेषफल 5 चाहिए भाई, तो इसमें 5 बढ़ा दो आप। 5 इसमें जब बढ़ा दोगे तब आपको शेष जो नंबर मिलेगा, ये एक्स्ट्रा 5 बढ़ा के नंबर इसलिए लिखा गया कि अब इसको किसी नंबर से आप भाग कर लेना, चाहे तो आप चेक कर लेना। हर एक केस में 8 से भी डिवाइड करोगे तब भी आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल मिलेगा। 12 से करोगे तब भी रिमाइंडर 5 मिलेगा। चाहे जो 5 नंबर दिए सबसे चेक कर लेना, 5 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि डिजिट सम। इसका डिजिट सम का मतलब 8 + 4, अगर डिजिट सम करा जाए तो क्या मिलेगा। अगर आप डिजिट सम करना चाहो तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको, 8 + 4 + 5 हो जाएगी। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 में 5 ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये डिजिट सम इसका ये आएगा 17। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एलसीएम एचसीएफ का बेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में भी आया था, उसके पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी ये x⁴ इंटू वाई के पावर 2 इंटू जेड के पावर क्यूब करके क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे नंबर के फॉर्म में दिया गया है। नंबर वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नंबर वाली चीज़ें लोगों को ज़्यादा समझ में तेज़ी से आती हैं, इसलिए नंबर को लिया गया है। एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी दिया रहेगा तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं पहले। एक्स ले लो, वाई ले लो और जेड ले लो, 3 चीज़ें दी हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2⁵ इंटू 3² इंटू 5³ और ये वैल्यू हो जाएगी 2⁴ इंटू 3³ इंटू 5²। और यहाँ पे हो जाएगा जस्ट मिनट 2³ इंटू 3³ इंटू 5²। यही करोगे आप। देखो एलसीएम पहले निकालते हैं और उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं भाई, ये करना है। अब देखो एलसीएम निकालने का मतलब होता है जो 2 3 5 फैक्टर है हमें दिखाई पड़ रहा है, 3 ही फैक्टर है इसमें, 2 3 और 5 के। जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर है, देखो 2, पहले 2 से बात करते हैं। 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आया, तो आप बोलोगे सर एक्स में 2⁵ आया, तो 2⁵ वाला फैक्टर हम पकड़ेंगे। ये एलसीएम का 2 वाला फैक्टर हो गया। अब 3 की बात करेंगे, तो 3 सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, 3⁵ आया है, तो 3⁵ हम पकड़ लेंगे 3 का फैक्टर, एलसीएम में ज़्यादा वाली वैल्यू। ठीक है, और 5 बच रहा है, तो 5 सबसे ज़्यादा टाइम्स किसमें, तो 5³ आया है, तो 5³ बना दिया, तो इंटू 5³ कर दिया। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ की बात। देखो एचसीएफ में क्या होता है भाई, एचसीएफ में होता है तीनों में जब कॉमन वैल्यू रहती है वो एचसीएफ होती है, तो मतलब तीनों का जो मिनिमम रहेगा वही तो एचसीएफ होगा।
तो 2 का पकड़ो, तो 2 का क्यूब सबसे मिनिमम है, तो 2 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 2 वाले हिसाब में। अब आते हैं 3 में, 3 सबसे मिनिमम किस में, तो बोलोगे 3 के स्क्वायर यहाँ पे मिनिमम है, तो 3 स्क्वायर कर दिया। अब 5 पे आ जाओ, 5 सबसे मिनिमम किस में है, तो बोलोगे सर 5 स्क्वायर यहाँ पे है, ऊपर भी है, दोनों में से कहीं से भी पकड़ लो, तो 5 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो एलसीएम एचसीएफ हम लोगों ने निकाल लिया। ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में आता है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा कराना चाह रहा है, तो इसको डिवाइड कराना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करोगे भाई, तो मतलब इसको इस तरीके से डिवाइड कर दोगे आप, डिवाइड कर लो, जो भी आंसर है फाइंड आउट कर लो। ठीक, कैसे करोगे, एक मिनट को देखो यहाँ पे 5 के स्क्वायर से काटोगे तो ये पूरा कट जाएगा, 5 बचेगा। 3 के स्क्वायर से काटोगे तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, 3 बचेगा। 2 क्यूब से काटोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ऊपर बचा 4 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लिकेशन करो क्या आ जाएगा, 5 3 15, 4 कितना हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया 60। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा, डिवाइड तो करना सभी को आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं इसलिए अच्छा कहता हूँ क्योंकि इसमें 11 की डिविजिबिलिटी आ रही है। कैसे आ रही है मैं बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले आप। कह रहा है एक 8 डिजिट का नंबर है, आपको 8 डिजिट का ये नंबर दिख गया। ठीक, ये 88 से डिविजिबल है। अब यहीं पे रुको पहले, 88 से डिविजिबिलिटी तो आपको पता रहेगी नहीं, किसी को भी नहीं पता होती, मुझे भी खुद नहीं पता है। तो ये कैसे करोगे, तो कभी भी आया तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 8 इंटू 11 कर दिया। मतलब अगर हमें 11 की डिविजिबिलिटी पता है और 8 की डिविजिबिलिटी पता है, दोनों चेक कर लेंगे। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल है, तो वो नंबर पक्का 88 से डिविजिबल होगी, ये बात मुझे पता लग गई। ठीक, अब इन दोनों का यूज करके हम एक्स और वाई जो यहाँ पे दिख रहा है, अननोन दिख रहा है, इन दोनों को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 8 से स्टार्टिंग करते हैं। पहले 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे मैं आपको ब्रीफ में बातें बता देता हूँ। अगर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे भाई, तो कोई नंबर अगर इस तरीके से गिवन है, मान लो ये नंबर है, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर 8 से डिविजिबल मानी जाएगी, ये याद रख लो आप। ठीक है, तो ये नंबर अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर चाहे कितना बड़ा नंबर हो वो डिविजिबल माना जाएगा। कैसे करेंगे, इसी से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 6 7 और ये वाई है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे यार, तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए तो क्या है, 6 7 वाई। 8 से डिवाइड करो, 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 8 जा 64, 3 बचा, वाई बचा। अब मुझे आप सब लोग बताओ वाई की क्या ऐसी वैल्यू रख दे कि 8 से डिविजिबल हो जाए। मिनिमम वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू तो लिख बहुत सारी हो सकती हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 रख दो आप। जब 2 रखोगे तो 8 4 जा 32 कट जाएगा, देखो ये 32 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल कर देगा इसको। तो मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो y की वैल्यू हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से देखा कि यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिला है उसको हम लिख लेते हैं y की वैल्यू 2, ये मिल गई। अब हमें x चाहिए, तो मतलब अब x के लिए हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता रहना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बोल देता हूँ, जो होता है क्या, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है, माइनस सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है, इवन प्लेसेस अब हो गया, पी फॉर प्लेसेस कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर में, तो हमें y की वैल्यू तो 2 पता लग गई। अब नंबर क्या हो गया, ये नंबर कुछ इस तरीके से हो जाएगा 30x। ठीक है, मैं यहीं पे रखने की कोशिश करता हूँ तो ईजी रहेगा मेरे लिए। तो ऑड प्लेसेस में देखो भाई क्या है, अगर आप ऑड में देखोगे तो क्या है, ये ऑड प्लेस कौन सा है, ये वाला ऑड प्लेस है, और ये x ऑड प्लेस में आ रहा है, ये 8 ऑड प्लेस में आ रहा है, और ये 7 ऑड प्लेस में आ रहा है। बस ऐड कर लो, ये ऑड प्लेसेस में आ रहे हैं, इनको पहले जोड़ो आप। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7 कर दिया, ये ऑड प्लेसेस वाली वैल्यूज़ हैं, है ना, माइनस। अब देखो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा इवन में कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, और वाई वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 0 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमें 6 प्लस वाई करना है। तो वाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2 है, तो वाई की वैल्यू 2 रख दिया।
इनका डिफरेंस चेक करते हैं भाई। जब सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, 8 7 15 और प्लस 3 18 हो जाएगा। तो x प्लस 18 माइनस 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 8 घटाओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस क्या मिल रही है, 10 मिल जा रही है। अब मुझे आप सब बताओ, x प्लस 10 मिला है तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूँ कि ये 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। छोटी मिनिमम वैल्यू बताना, सबसे न्यूनतम वैल्यू बतानी है। तो अब अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 एज्यूम कर लेता हूँ, 1 रख लूँ और प्लस 10 ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 11 हो जाएगी। और ये 11 आने का मतलब ये 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल है ना। 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, जो डेटा अब यहाँ पे डेटा रख लेता हूँ। 3x प्लस वाई की वैल्यू बताना है, 3x प्लस वाई की वैल्यू बताना है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 5 आ रही है। तो दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन अब आपसे इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, ये भी पैटर्न चल रहा है। बट आपको इससे रूल्स पता लग गए कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं, आप भी जानते होंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। सो आई थिंक आपको मैंने आज करीबन 30 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिए हैं। ठीक है, सो इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट। और हम लोग सीटेट के बाद जो भी टीचिंग की वैकेंसीज चलेंगी, सीटेट के अगर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जिन विद्यार्थियों को अगर सीटेट के मैथ्स में कहीं भी कोई इशू आ रहा है ना, सो उनके लिए क्या है, आप यहाँ इसी चैनल पे आप इसी में कमेंट पे आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर दोगे तो मैं उस वाले टॉपिक पे वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि 21 तारीख को एग्ज़ाम होना, तो आप 20 तक तो अप्लाई चाहो तो पूछ सकते हो। तो 20 से भी पूछोगे, मैं भी आप उसका मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं फ्री जैसे होता हूँ, मैं आपको एक दिन के अंदर तो मैं वीडियो क्रिएट करके दे दूँगा। जितने भी टॉपिक्स, जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप यहाँ पे भी आप कमेंट करके आपको मैं वीडियो के फॉर्म में चीज़ें अप्लाई करवा दूँगा। ठीक है, सो ये मैं इतनी हेल्प आपको आपके लिए कर सकता हूँ जिससे आपका ये एग्ज़ाम में स्कोर ग्रैप्स हो सके और आप सीटेट के पेपर में क्वालिफाइड अच्छे से हो सके, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाइड हो सके। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू।